तो नमस्कार मित्रों और दोस्तों, हम लोग ला चुके हैं अपना प्रिंट कल्चर का एक और नया टॉपिक और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। सबसे पहले जैसा कि हमें नाम दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है, दिख रहा है, प्रिंट कल्चर। तो अगर हम लोग बात करें प्रिंट की, तो आज के समय पर अगर हम लोग बात करें, आपकी स्कूल की किताबें हुई, आप लोग मैगजीन पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो ये सब किसके अंदर आता है? ये सब क्या है? प्रिंटेड चीजें ही तो है। तो अब ये कैसे जो प्रिंट कल्चर था, हम लोग बात करें जो प्रिंटिंग प्रेस का सीन है, या फिर प्रिंट हम लोग को बुक्स में या नोटबुक्स में देखने को मिलता है, हमारे स्कूल की बुक्स हुई, मैगजीन हुई, बुक्स हुई जो पब्लिश हमें लोकली एरिया में दिखती हैं, तो ये कैसे कैसे इनका स्टार्टिंग हुई और दुनिया में कैसे कैसे इनका चलन चला, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे जो प्रिंट कल्चर है उसका स्टार्ट हुआ और कैसे हम लोग बात करें कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आज के समय पर हम लोग देखते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस पड़ा। तो किसी भी चीज को जानने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के बारे में, कि कहाँ पे हम लोग बात करें कि ये जो बुक का कल्चर था ये इवॉल्व हो रहा था, इनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें बुक्स की या फिर प्रिंटिंग कल्चर की, तो वो शुरू होता है हमें कहाँ से, कहाँ पे देखने को मिलता है? तो प्रिंट हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? चाइना के अंदर। कहाँ पे? चाइना के अंदर हमें इसका रोल देखने को मिला है। तो जैसे अर्लीस्ट पे अगर हम लोग बात करें प्रिंट टेक्नोलॉजी की, जो कि डेवलप हुई थी कहाँ पे, स्टार्टिंग में हम लोग बात करें डेवलपमेंट हुई थी प्रिंट कल्चर का, वो हुआ था, प्रिंट टेक्नोलॉजी हुई थी चाइना, जापान और कोरिया में। और इनिशियली अगर हम लोग बात करें मेनली कहाँ पे हम लोग बात करें प्रिंट कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि चाइना में इसका डेवलपमेंट हमें सबसे पहले देखने को मिलता है। धीमे धीमे जापान और कोरिया में पहुंचा, और वो तो फिर हम लोग बाद में बात करेंगे कि कैसे कैसे जो जापान और कोरिया में हम लोग बात करें जो प्रिंट कल्चर था वो फैला। ठीक है, बाई द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर बूम्ड इन चाइना, तो धीमे धीमे हम लोग देख रहे थे कि जो अर्बन कल्चर था यानी कि जो शहरीकरण था वो 17th सेंचुरी के समय पर हमें देखने को मिला। ठीक है, द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, तो जो प्रिंट थे उनका जो यूजेस था, तो अब उसमें भिन्नता आने लगी, यानी कि लोग अलग अलग तरीके से जो प्रिंट था उसको इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे हम लोग बात करें उधर पे ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स वगैरह होती है, जैसे हम लोग बात करें आज के समय पर यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, उसके लिए एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो एग्जाम्स वगैरह के लिए बुक्स भी तो पढ़नी पड़ेगी। तो अब वहाँ पे बुक्स पढ़ने के लिए बुक्स होनी भी तो चाहिए, तो उसमें भी हो रहा। हम लोग बात करें जो अलग अलग बिजनेसमैन थे या फिर दूसरे ट्रेडर्स थे, तो उनको अपना बही खाता चलाना पड़ता था, तो अब बही खाता चलाने के लिए उन्हें क्या चाहिए पड़ेगा? अकाउंट चाहिए पड़ेंगे, नोटबुक चाहिए पड़ेंगी, तो भैया उसके लिए भी वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रिंट कल्चर का इस्तेमाल कर रहे थे 17th सेंचुरी में, क्योंकि वहाँ पे जो अर्बन कल्चर था वो बूम कर रहा था। ठीक है, इन द लेट 19th सेंचुरी वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक and mechanical press were imported as the Western power established their outpost in China। तो बाद में हम लोग बात करें जो बाद में हम लोग बात करें यूरोप का काफी इन्फ्लुएंस ऑफ 19 लेट 19th सेंचुरी में देखने को मिला, पर हम लोग बात करें इनिशियली जो पावरफुल थे वो चाइनीज ही थे, क्योंकि चाइनीज के पास में ये सारी चीजें डेवलप हुई थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जो संघाई था वो क्या बन गया, एक हब बन गया एक न्यू प्रिंटिंग कल्चर के लिए, यानी कि एक हब मतलब क्या होता है, एक सेंटर या फिर एक गढ़ कहते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, तो ये था कहानी चाइना की। अब बात कर लेते हैं कि अब बात कर लेते हैं कि जापान में क्या हुआ। तो जापान में कहानी है 1768 एडी के आसपास की। तो वहां पे एक बुद्धिस्ट मिशनरी था। मिशनरीज क्या होते हैं कि अपना जो धर्म प्रचार वगैरह होता है उनको करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मिशनरीज बोलते हैं। ठीक है, तो एक बुद्धिस्ट मिशनरी थे जो कि चाइना से आए थे, उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग बात करें इंट्रोड्यूस कराया, कहाँ पे? अंदर जापान के अंदर। तो जापान के लोग तो भैया बी लाइक का, ये क्या गजब चीज दे दी भाई तुमने, ये क्या गजब चीज दे दी। तो भैया वहां पे हम लोग बात करें पहली जो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा थी, वो ओल्डेस्ट जापानिश जापानीज बुक है, जो कि पहली बार हम लोग बात करें प्रिंटेड की गई थी 868 में। कब की गई थी? 868 में, यानी कि 868 एडी में प्रिंट की गई थी। ठीक है, अब हम लोग बात कर ली कि भैया चाइना में आ गई, जापान में आ गई। अब बात कर लेते हैं यूरोप में, क्योंकि भैया हम लोग बात करें यूरोप वाले बहुत ज्यादा बवाल मचाते हैं पूरी दुनिया भर में, इनको समझते हैं यूरोप वालों को। तो कैसे कैसे यूरोप के अंदर इन सब चीजों का कल्चर आया, तो उसको समझ लेते हैं। तो समझते हैं यूरोप के अंदर का सीन। तो यूरोप के अंदर हम लोग बात करें कि 11th सेंचुरी के समय पर हम लोग बात करें जो चाइनीज पेपर था वो यूरोप पहुंच चुका था। कब? 11th सेंचुरी के आसपास जो यूरोप था वहां पे सिल्क रूट के थ्रू, किसके थ्रू? सिल्क रूट के थ्रू जो पेपर था वो पहुंच चुका था। और कैसे पहुंचा था उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो हम लोग बात करें कि और भी क्या कैसी चीजें हम लोग बात करें यूरोप के अंदर पहुंची, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे 1295 की। कब? 1295 की। मार्को पोलो, भैया भैया मार्को पोलो बहुत फेमस आदमी है, इनके आप इनके बारे में आप जो जानते हो तो भैया प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे। तो ये रिटर्न किए कहाँ पे? इटली में। और वहां से ये चाइना से क्या ले आए? ये प्रिंटिंग का नॉलेज लेके आए कि अपने साथ में। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, जो इटालियंस थे उन्होंने स्टार्ट किया क्या? बुक्स बनाना, वुड ब्लॉक्स बनाना। और धीमे धीमे जो टेक्नोलॉजी थी वो कंट्री यूरोप के दूसरे पार्ट में धीमे धीमे विकसित होने लगी। तो भैया ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर कोई चीज हमारे घर में होती है तो धीमे धीमे पड़ोसी को भी लगता है कि भैया कुछ ना कुछ हमारे यहाँ भी ऐसी कुछ आ जाए तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यूरोप के दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग बात करें, ऐसे करके इसका स्प्रेड होने लगा पूरे यूरोप के अंदर। As the demand for the book increased, booksellers all over the Europe began exporting books to many different countries। तो भैया धीमे धीमे जब भैया वही है कि अगर पूरे लड्डू पूरे इलाके के अंदर फेमस हो जाएं, जैसे राम किला के लड्डू फेमस हैं, तो वैसे ही हम लोग बात करें उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी। डिमांड बढ़ेगी तो भैया उसकी बिक्री बढ़ने लगेगी। तो बट हम लोग बात करें जो प्रोडक्शन हो रही थी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट से, तो भैया सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उनकी जो लिखावट की रेट था वो इतना धीमा था कि क्या कहते हैं कि भैया अब लाखों लोग बुक मांग रहे हैं, हजारों लोग बुक मांग रहे हैं और बनाने वाले मात्र चंद है, क्योंकि उस समय पर पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम हुआ करते थे। इसलिए जो उनकी डिमांड थी उसको पूरा कर पाना उनके लिए तो बस की बात नहीं थी। इंक्रीज डिमांड फॉर बुक बिकॉज, क्योंकि इंक्रीज क्यों डिमांड हो रही थी और क्यों हो रही थी? क्योंकि जो कॉपी करना था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेबर्स को बहुत ज्यादा टाइम लगता था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बिज़नेस था, ठीक है? और इसलिए हम लोग बात करें और हम लोग बात करें जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जैसे हम लोग बात करें भारत देश के अंदर, तो जो हमारे यहाँ पे पेपर तो नहीं चलता था पर ताड़पत्र चलते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा फ्रजाइल थी, यानी कि बहुत मतलब इन्हें हर जगह पे ले जा पाना बहुत मुश्किल था। इन्हें अजीब लगता था ले जाना, मतलब इन्हें हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल था। तो हुआ क्या कि 1430 में जो जॉन गुटनबर्ग थे, इन्होंने क्या किया? नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, मतलब डेवलप किया। और फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस हम लोग जानते हैं कहाँ पे थी? स्टेनबर्ग में, जर्मनी के अंदर। तो भैया इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार किया और यहीं से हम लोग बात करें जो प्रिंटिंग प्रेस का बूम था वो यहीं से हम लोग बात करें हमें देखने को मिलता है। तो धीमे धीमे यहाँ से बूम जब शुरू हुआ तो पूरे यूरोप भर में फैला। ठीक है, तो गाइस अब बात कर लेते हैं गुटेनबर्ग और उसकी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। तो क्या क्या कमाल किए थे इन गुटेनबर्ग ने, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। तो गुटेनबर्ग लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन। तो भैया ये जो स्टोन वगैरह होते हैं उनको चमकाने का काम करते हैं, और ये एक मास्टर गोल्ड स्मिथ बन चुके थे। और इन्होंने एक्सपर्टीज ली थी कि भैया ये लीड के मोल्ड बनाते थे, जो कि बनाने में जो ट्रैंकलेट्स होते हैं, तो मिनीचर टाइप का कुछ रहता है जो डेकोरेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया था ज्वेलरीज वगैरह में, तो वैसा कुछ बनाते थे। और इसी नॉलेज का गुटेनबर्ग ने अडॉप्ट किया जो एग्जिस्टिंग हम लोग बात करें डिजाइन थी, तो भैया उन्होंने इनोवेशन का इस्तेमाल किया। और जो हम लोग बात करें गुटेनबर्ग थे, तो यहाँ पे ये स्पेलिंग इसकी गलत लिखी है, यहाँ पे इसको हटा दीजिए। तो गुटेनबर्ग ने, तो ये हम लोग बात करें ये तरह डेवलप आदमी थे, तो भैया समझदार आदमी थे। तो इन्होंने जो बाई द 1448 गुटेनबर्ग प्रोजेक्टेड द सिस्टम, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख दीजिए, प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टेड द सिस्टम। द फर्स्ट बुक वाज द प्रिंटेड वाज, पहली बुक प्रिंट की थी तो उन्होंने बाइबल जो किताब थी, तो बाइबल की उन्होंने कॉपी प्रिंट की थी। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो भैया ये बंदा वो कर रहा था जो आज की समय पे इलॉन मस्क कर रहा है, तो उस समय का इलॉन मस्क मान लीजिए इसे। ठीक है, बिटवीन हम लोग बात करें 1450 से लेकर 1550 तक जो प्रिंटिंग प्रेस थी, ये सेटअप की गई अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में। तो धीमे धीमे वही है भैया कि अगर कोई चीज अच्छी होती है तो धीमे धीमे फैलने लगती है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बात करें धीमे धीमे उन इलाकों के अंदर फैलने लगी ये सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं कि जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन हम लोग देख रहे थे, इतना ज्यादा फैल रहा था, इतना ज्यादा हो रहा था, तो इसका हम लोग बात करें इम्पैक्ट क्या था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब जो प्रिंटिंग रेवोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? असर होना, कि क्या क्या असर फैल रहा था पूरे एरिया के अंदर। अब भैया जो न्यू रीडिंग पब्लिक थी, क्योंकि हम लोग अभी तक देख रहे थे जो लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो कम ही थे वहाँ पे, कम से कम मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अनपढ़ ही थे वहाँ पे। तो अब धीमे धीमे जब बुक्स हम लोग बात करें क्रिएटेड हो रही थी, तो वहाँ पे जो रीडिंग का कल्चर था वो धीमे धीमे डेवलप हो रहा था।
हम लोग बात करें यूरोप के अंदर जो रेट ऑफ लिटरेसी है, रेट ऑफ लिटरेसी का मतलब है यानी कि वहाँ पे साक्षरता दर कितनी थी, यानी कि पढ़े लिखे लोग कितने थे। तो वहाँ पे जो लिटरेसी रेट था बहुत कम था। जो ज़्यादातर यूरोपियन जो जो यूरोपियन थे उस समय पर, वो कैसे थे, वर वेरी कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी तक। वहाँ पे हम लोग बात करें कि आधे ज्यादा लोग अनपढ़ थे, ठीक है। तो वहां पे ये सबसे बड़ी समस्या रही कि भैया जो कल्चर था, जो रीडिंग कल्चर था, उसको समस्या रही कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो भैया बुक कल्चर प्रमोट कहाँ से करते, तो कोई उन्हें पढ़ के सुना देता तो सुन लेते, भैया खुद तो पढ़ना आता नहीं है उन्हें, ठीक है। तो इसके अलावा धीमे धीमे हम लोग बात करें जो प्रिंटिंग थी, तो अब वहाँ पे जो कल्चर था, तो एक बड़ा हर्डल बन के रहा वहाँ पे 20th सेंचुरी तक, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, हम लोग बात करें जो प्रिंटर्स थे, बिगिन पब्लिशिंग पॉपुलर बलाड्स एंड फोक टेल्स। तो यानी कि वहाँ की जो लोक कथाएं वगैरह थी, तो उनको प्रिंटिंग करने लगे, जैसे कि लोगों को दिलचस्पी बढ़े इन सारी चीजों में। क्योंकि अगर लोग खरीदेंगे, मतलब लोगों को दिलचस्पी बढ़ेगी, तभी तो लोग उनकी किताबें खरीदेंगे, वरना खरीदेंगे क्यों? और जो जब उनकी लोग किताब खरीदेंगे, तो obvious सी बात है, उन्हें अर्निंग तो होगी ही होगी। तो ऐसे करके हम लोग बात करें, उन्हें बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही थी, क्योंकि भैया वो लोग मतलब लोकल फोक्स वगैरह को भी प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। और क्या कर रहे थे ये लोग, और इसमें भैया ऐसा नहीं था कि केवल बना बना दिया तो तभी काम चल गया। तो भैया उसमें पिक्चर वगैरह भी डाल रहे थे, जैसे कि लोगों को देखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हो रही थी उस समय पर। और क्या क्या चीजें हुई उनको भी देख लेते हैं, थोड़ा उसको एडजस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है कभी कभी। ओ भाई 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 भाई, लैपटॉप की पावर जा रही है, कुछ करना पड़ेगा भाई 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 भाई, अडेप्टर फिट करना पड़ेगा भाई चार्जर का। भाई लोग 2 मिनट का वेट प्लीज, 2 मिनट का वेट। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्ब, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस वीडियो, क्योंकि अपन को चार्ज करना पड़ेगा अपना लैपटॉप बनना बंद हो जाए और ये लोग। इसका लगा दिया हमने स्विच, अब सही है। तो गाइस हम लोग बात कर रहे थे, अब ये चल रहा है नहीं चल रहा मेरा पेंट है, हाँ। तो हम लोग बात कर रहे थे, अब अपना अगला टॉपिक आता है, इसके बाद इसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। हाँ अब है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलीजियस डिबेट्स के बारे में। तो रिलीजन मतलब होता है धर्म के लेकर डिबेट। जैसे हम लोग बात करें, हम लोग हिंदू धर्म के हैं, तो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अब धर्मों को लेकर क्या डिबेट हो रही थी, और क्यों क्यों जो धर्म थे वो डर रहे थे प्रिंट कल्चर से। तो हम लोग बात करें कि लोग थे उस समय पर, जो लोग मानते थे वो क्या मानते थे कि पीपल बिलीव्ड कैन टू बी फेयर ऑफ स्प्रेड ऑफ रेविलियस एंड इरेगुलर थॉट्स, इरिलीजियस थॉट्स। तो भैया उन उस समय पे हम लोग बात करें, जो धार्मिक लोग थे, हमें पता है कि 14 15 सेंचुरी के समय पर या 13 सेंचुरी के समय पर जो यूरोप था, वहाँ पे डार्क एजेस थी। तो भैया वो लोग अपने मन की मैल प्रैक्टिसेस निकालते, यानी कि फालतू के नियम बनाते। तो भैया उन्हें लगता है कि भैया ये लोग अगर प्रिंट कल्चर हुआ, तो भैया लोग अपने आइडियाज को स्प्रेड करेंगे। तो स्प्रेड करेंगे तो भैया जो हमारे विचार हमने डाले हैं, तो वो हट जाएंगे, और अपने जो लॉजिकल थिंकिंग थी, तो वो उसको प्रमोट करेंगे। तो भैया इससे हमारा जो धंधा फैला पड़ा है, तो बंद हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने वो डर रहे थे इससे। तो वही बात कह रहे हैं कि जो रेविलियस, यानी कि जो धर्म के खिलाफ बातें लिखी थी, अगर वो फैलती, भैया लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभावित होते। और इरिलीजियस थॉट्स अगर फैलते, तो लोगों को धर्म खत्म कम होता। तो अगर धीमे धीमे लोगों का धर्म के ऊपर से भरोसा उठता, तो भैया इनकी जो पावर थी, कि इनकी पावर तो भैया ये लोग वहीं से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो भैया जब वहां से ही पावर कम हो गई, तो फिर ये लोग पावर लेंगे कहाँ से? तो भैया ये सब का सब जो खेल होता है, ये सब पावर का खेल होता है, ठीक है। ये लोग भी पावर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग बात करें कि ये लोग डर रहे थे। तो 1517 में हुआ क्या कि वहां पे जो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, जिनका नाम क्या था, मार्टिन लूथर था। क्या नाम था? मार्टिन लूथर। इन्होंने क्या लिखी, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था 95 थीसिस लिखी इन्होंने, किताब का नाम था। इसमें इन्होंने बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस थी, यानी कि जो हम लोग बात करें रिचुअल्स थे, किसके, रोमन कैथोलिक चर्चेस के, उसके खिलाफ विरोध कर दिया था। अब भैया वहां पे हम लोग बात करें यूरोप के अंदर, और रोमन कैथोलिक चर्च का डोमिनेंस भैया इतना एक समय पर था, पूरी दुनिया कंट्रोल होती थी रोमन कैथोलिक चर्च से। तो भैया अब पहली बार जब व्यक्ति किसी धर्म के खिलाफ जाता है, तो भैया समाज के अंदर बहुत प्रताड़ना मिलती है। हमारे देश के अंदर भी बहुत जो धार्मिक आदमी हुए, या फिर हम लोग बात करें बड़े बड़े लीडर्स हुए, तो अगर वो धर्म के खिलाफ गए, तो भैया उन्हें बहुत बैकलैश देखने को मिला। तो भैया समस्या भी हुई, इनके सपोर्ट में भी बहुत से लोग आए, इनके विरोध में भी बहुत सारे लोग गए। तो भैया ये सब हमें देखना पड़ता है, ठीक है।
दिस लीड डिवीजन विद द चर्च। तो भैया वहां पे इससे क्या हुआ, जो चर्च था उसमें डिवीजन हुआ, तो वहां पे प्रोटेस्टेंट, हम लोग बात करें चर्च वगैरह बनने लगी, ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ वहां पे, ठीक है। तो ऐसे करके वहां पे जो रिलीजियस डिबेट थी वो होने लगी, और वहां पे नया धर्म निकलने लगे, ठीक है, मतलब नई चर्च का नई एक सोसाइटी निकल के आई, या फिर एक पार्ट निकल के आया, ठीक है। तो ऐसे करके वहां पे इन सभी चीजों का स्प्रेड हमें देखने को मिला था। अब रीडिंग मेनिया के बारे में बात कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी इन द सेम पार्ट ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट वर हाई एज 60 to 80%। तो भैया हम लोग बात कर रहे हैं धीमे धीमे वहां पे जो लिटरेसी रेट था बढ़ने लगा यूरोप के अंदर। और अब वहां पे अब हम लोग बात करें कि जो बुक कल्चर था वो धीमे धीमे प्रमोट होने लगा। इंग्लैंड के अंदर हम लोग बात करें कि पेनी चैप बुक्स, वहां पे छोटी छोटी बुक्स आती थी जो कि पैटी पेडलर्स के द्वारा ली जाती थी, और जिन्हें हम लोग चैपमैन्स बोलते हैं। तो ये अपनी बुक्स को पेनी में बेचा करते थे। जैसे मान चलिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है कि अगर किसी पब्लिशर को अपनी किताब वगैरह बुक वगैरह पब्लिश करवानी होती है, तो आपको ध्यान होगा कि छोटे जब आप छोटे थे तो वो कुछ लोग अपने साथ कुछ गिफ्ट लेके आते थे स्कूल में कुछ बुक्स को प्रमोट करने के लिए। तो वैसे ही हम लोग बात करें वहाँ पे पेडलर्स वगैरह जैसे वेंडर्स वगैरह नहीं घूमते हमारे यहाँ पे, तो वैसे ही हम लोग बात करें वहाँ पे पैटी पेडलर्स घूमते थे जो कि जिन्हें हम लोग चैपमैन बुलाते थे। तो ये अपनी बुक को पेनी में बेचा करते थे। और जो हम लोग बात करें फ्रांस से, इन फ्रांस वर द बाइल थ्यू Blazy, low-priced small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue corners। तो भैया अब भैया सस्ती किताबें हर जगह मिलने लगी धीमे धीमे। जब सस्ती चीजें हो जाती है, जैसे मान चलिए कि इंटरनेट है, आज यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंटरनेट का यूज हर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, मतलब इंटरनेट वगैरह को, ठीक है। तो क्यों इंटरनेट को हम लोग बात करें कि इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भैया बहुत सस्ता हो गया है। क्या हो गया है, बहुत सस्ता हो गया है, तो भैया सब लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग बात करें बुक्स का कल्चर भी था कि वहाँ पे सस्ता हो गया बुक का कल्चर, इसलिए हम लोग बात करें और लोग वहाँ पे इन सभी चीजों को परचेज करने लगे। तो ऐसे ऐसे चीजें स्प्रेड होती हैं भैया। तो जरूरी नहीं कि भैया वही है, जब जियो भैया सस्ता था तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे ये बुक्स को भी हम लोग बात करें कि फ्रांस वगैरह में इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर बाद में हम लोग बात करें क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर थे, जनरल थे, तो ये भी इंफॉर्मेशन फैलाने लगे किसके बारे में, वॉर्स के बारे में बताते थे, ट्रेड के बारे में बताते थे, और कैसे अलग अलग जगह पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो इन सभी चीजों के बारे में बताते थे। तो ऐसे करके धीमे धीमे हम लोग देख रहे हैं कि कल्चर का अलग अलग चीजों के बारे में डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हम लोग अगर हम लोग यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग आज के समय पर जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड देखते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलती है, क्योंकि हम लोग क्लास 9 में पहले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें अब ज्यादा जाएंगे नहीं। तो हम लोग केवल केवल बात करेंगे केवल उन परिप्रेक्ष्यों के बारे में जिनकी वजह से हम लोग बात करें कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी फैली थी किसकी वजह से, इन प्रिंट कल्चर की वजह से। उसके उन तथ्यों को जानेंगे कि प्रिंट कल्चर ने कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे उनको स्प्रेड करने में हेल्प की, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रिंट कल्चर की। तो प्रिंट कल्चर हम लोग बात करें कि प्रिंट कल्चर ने एक ऐसी कंडीशन बनाई जिसमें हम लोग बात करें जब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी अगर मतलब हो रही थी उस समय पर, तो प्रिंट कल्चर से भैया जो आइडियाज थे एनलाइटेड थिंकर्स के, यानी कि जो उस समय के विचारक थे, जो कि फिलोसफर थे, उनके विचार थे कि भैया के राजा का ऐसे राज रूल नहीं कर सकता है, इतना खराब रूल नहीं कर सकता है। तो उनके जो विचार थे जो कि इक्वलिटी फर्टेनिटी के जो विचार थे उनको पॉपुलराइज किया गया किसकी मदद से, बुक्स की वजह से, प्रिंट की वजह से, ठीक है। प्रिंट क्रिएट न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट। तो प्रिंट ने क्या किया, नई डायलॉग्स और डिबेट्स का को कंटिन्यू कराया और एक बनाया, ठीक है। और हम लोग बात करें 1780 के आते आते जो लिटरेचर थी हम लोग बात करें, तो वहां पे रॉयल्टी और क्रिटिसाइज करते थे मोरालिटी की बहुत, मतलब कि भैया कि कैसे जो हम लोग बात करें कि जो रॉयल्टी है वो इतना, हम लोग बात करें कि इतने अच्छे से रह रहे हैं, हम जो गरीब लोग हैं तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग बात करें क्रिटिसाइज भी किया गया, ठीक है। रॉयल्टी को क्रिटिसाइज किया गया, उनके बारे में बताया गया कि भैया कैसे ये लोग आनंद से रहते हैं, जो हमें झेलना पड़ता है तो केवल हमें लोगों को, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो लोगों को पता चला कि हाँ भैया ये चीज़ें सही नहीं है। जो हमारे राजा महाराजा होते हैं बहुत आलीशान जिंदगी जीते हैं और हम लोग इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहते हैं, तो हमारे लिए कुछ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होने लगी, ठीक है। तो हम लोग बात करें कि और क्या क्या इनोवेशन हो रही थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनोवेशन के नाम पे हम लोग बात करें कि क्या क्या हो रहा था। तो अब हम लोग बात करें 19th सेंचुरी में क्या क्या एवोल्यूशन हुआ उनके बारे में बात करते हैं। तो भैया अब हम लोग बात करें कि अब नए रीडर्स बन के आएंगे, जैसे चिल्ड्रंस हुए, वुमेन्स हुए और वर्कर्स हुए। तो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये वर्कर लिखा है, तो यहाँ पे एच अच्छे से प्रिंटर नहीं हुआ, तो मैं इसको काट के वर्कर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, वर्कर्स।
तो 1857 में जो फ्रांस था, तो वहाँ पे चिल्ड्रंस के लिए प्रेस, जो चिल्ड्रंस था उनके लिए लिटरेचर के लिए, मतलब चिल्ड्रंस के लिए तो अच्छे से वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस को स्टेब्लिश करवाया गया, ठीक है। वहाँ पे स्टेब्लिश कराया गया। और वुमेन्स भी इम्पोर्टेंट हम लोग बात करें, ऐसा रीडर निकल के आ रही थी। और ऐसा नहीं था केवल वहाँ की जो महिलाएं थी वो केवल रीड करती थी किताबें, और उसके साथ साथ वो किताबें लिखती भी थी, क्या थी, वो लिखती भी थी। और जैसे पेनी मैगजीन्स हुई, और जो पेनी मैगजीन थी ये स्पेशली लिखी जाती थी औरतों के लिए। मैनुअल्स होते थे कि भैया जो उन्हें कि कैसे प्रॉपर बिहेवियर रखना है, कि घर की सफाई वगैरह कैसी करनी है, घर का देखभाल कैसे करनी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, जैसे कि आज के समय पर हम लोग बात करें कि जो मैगजीन्स वगैरह नहीं आती हैं, अभी भी आती हैं न्यूज़पेपर में, तो उनमें कई चीज़ें लिखी रहती हैं कि क्या घर के अंदर कौन-कौन सी रसोई बनाई जा सकती है। तो उसमें क्या होती है, बहुत सी जो महिलाएँ होती हैं, उन्हें अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को पढ़ना, और वो इन चीज़ों से कुछ नई-नई चीज़ें सीखती भी हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। और चीज़ें और क्या-क्या हो रहा था धीमे-धीमे। तो 19th सेंचुरी के आते-आते हम लोग देख रहे थे कि लैंडिंग लाइब्रेरी। अब ये क्या होती है लैंडिंग लाइब्रेरीज़, इनको समझ लेते हैं। तो भैया लैंडिंग मतलब होता है उधार देना। तो भैया अब ज़रूरी नहीं कि भैया कोई बंदे के पास इतना पैसा हो कि भैया कि वो किताब को परचेज़ कर पाए। तो भैया कोई नहीं चाहता कि भैया वो परचेज़ करे। तो भैया अब वहाँ पे ऐसा सिस्टम भी हो गया कि भैया कि आप कुछ पैसा जमा कर जाओ और कुछ समय के लिए आप किताब ले जा सकते हो, ठीक है? इंग्लैंड के अंदर। और ये क्या बन गया, अब भैया अब जो लोग गरीब थे, जो व्हाइट कलर वर्कर्स थे, आर्टिशियन थे, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जिनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते थे जिससे कि वो किताबें खरीद सकें, तो वो क्या करते थे, किताबों को लैंडिंग करते थे, यानी कि उधारी पे लेते थे, और कुछ समय के लिए पढ़ने के लिए ले आते तो फिर वापस रखाते थे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बात करें, जो कल्चर था धीमे धीमे प्रिंटिंग का, प्रिंट्स का कल्चर वहां पे धीमे धीमे स्प्रेड होने लगा, ठीक है। और क्या क्या चीजें हुई तो उनको समझ लेते हैं। और अब हम लोग बात करने वाले हैं फर्दर इनोवेशन के बारे में, कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका जो डेवलपमेंट था वो कैसे कैसे हुआ। तो हम लोग बात करें 19th सेंचुरी की, हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बंदे थे, कौन, रिचर्ड एम हुई। तो इन्होंने भैया जो पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस थी उसको लॉन्च किया। बाद में अगर बात करें कि लेट 19th सेंचुरी थी, तो यहाँ पे ऑफसेट प्रेस डेवलप की गई, जिसमें हम लोग बात करें कि डेवलप की गई, जिसमें कि हम लोग बात करें 6 कलर एक समय पर प्रिंट किए जा सकते थे। और 20 सेंचुरी में तो भैया कमाल ही हो गया। तो भैया जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रिंटिंग प्रेस थी, तो भैया इन्होंने बहुत भयंकर बवाल मचा दिया, जो कि लाखों लोग, करोड़ों लोग आज के समय पर किताबें पढ़ पा रहे हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग प्रेस से ही हम लोग बात करें, ज्यादा से ज्यादा जो प्रिंट होते हैं वो देखना होने मतलब देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अभी तक तो हमने बात कर ली, दुनिया देश की बात कर ली। अब भैया सबसे प्यारा देश है हमारा, उनके बारे में बात कर लेते हैं, कि इंडिया के अंदर जो भैया प्रिंटिंग कल्चर था वो कैसे इवॉल्व हुआ। तो हम लोग बात करें कि इंडिया के अंदर अगर प्रिंट कल्चर नहीं आया था, उससे पहले हम लोग बात करें ताड़पत्री पे लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर लिखा जाता था। तो जैसे आप लोगों ने सब पुरानी मूवीज वगैरह देखी होंगी, कोई देव वगैरह जाते थे तो वो अपने साथ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट लेके चलते थे। तो वो क्या होती थी, प्रिंट से पहले क्या चलता था हमारे यहाँ पे, मैन्युस्क्रिप्ट चलती थी। मैन्युस्क्रिप्ट वर कॉपीड एज ऑन पाम लीव्स, तो पाम पत्तियों के ऊपर चलती थी, और होममेड पेपर के ऊपर चलती थी, ठीक है। तो इंडिया के अंदर हम लोग बात करें कि प्रिंटिंग प्रेस कैसी आई, तो मिड 16 सेंचुरी के अंदर हम लोग बात करें कि जो एक पोर्टुगीज मिशनरी थे, वो गोवा में आए, और उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे स्टेब्लिश करवाई, ठीक है। और 1674 में अबाउट 15 बुक्स हैव बीन प्रिंटेड इन कोंकणी एंड इन कोंकणा लैंग्वेज। तो भैया पहली जो बुक्स थी, तो भैया वो अंग्रेजी में नहीं छपी थी, अगर आपको जानकारी हो, वो छपी थी कोंकणी लैंग्वेज में। और भैया लेके कौन आया था किताबों को, तो भैया एक पोर्टुगीज मिशनरी थे। कब लेके आए थे, मिड 16 सेंचुरी के अंदर। तो भैया इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको मार्क कर लीजिए एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। और भी चीजें कैसे कैसे वर्क कर रही थी उनको भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात ही कर रहे थे कि और कैसी-कैसी चीज़ें हम लोग बात करें इवॉल्व हुई। तो जो हम लोग बात करें कोचीन है, तो कोचीन कोचीन इसका नाम चेंज हो चुका है अभी। तो 1500 1579 में जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, इन्होंने पहली बार, हम लोग बात करें तमिल बुक प्रिंट करवाई। 1713 में जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, तो इन्होंने पहली बार मलयालम बुक्स प्रिंट करवाई। 1710 में जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरी थे, तो उन्होंने प्रिंट की 32 तमिल टेक्स्ट को प्रिंट किया। और 1780 में हम लोग बात करें, जेम्स अगस्टस
हॉकी हुए तो इन्होंने एडिटिंग वगैरह स्टार्ट की, जो इन्होंने बंगाल गजट नाम का वीकली मैगजीन थी इसे प्रिंट करना स्टार्ट किया। तो धीमे धीमे करके ऐसे डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा था किसका, प्रिंट कल्चर का। और अब हम लोग बात करें कि रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे प्रिंट कल्चर का इस्तेमाल किया गया रिलीजियस रिफॉर्म्स को या पब्लिक डिबेट्स को अपने इन्फ्लुएंस करने के लिए, ठीक है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर अगर हम लोग बात करें कि अगर अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे हमें इंटेंस डिबेट देखने को मिलती है रिलीजियस इश्यूज के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देखते हैं कि भैया जो छोटे लोग हैं तो उन्हें जाने नहीं देते थे, मतलब छोटी कास्ट के लोग होते तो उन्हें जाने दे देते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी और अलग अलग ग्रुप में अलग अलग वैरायटी के इंटरप्रिटेशन बताया अपने कि अपने अपने बिलीफ अलग अलग रिलीजन के बारे में बताया। और उसी के साथ साथ हम लोग बात करें कि 1821 में राम मोहन रॉय ने अपनी पब्लिश की क्या, संबद्ध कौमुदी कौमुदी अपनी पब्लिश की। और 1810 में फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन आया रामचरितमानस का, तुलसीदास के द्वारा, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। और 16th सेंचुरी में हम लोग बात करें पब्लिश जो और भी चीजें प्रिंटेड हो रही थी, ठीक है। 16th सेंचुरी टेक्स्ट पब्लिश्ड इन कलकत्ता, तो काफी सारे और भी टेक्स्ट हम लोग बात करें पब्लिश हो रहे थे वहां पे। ये कुछ ज्यादा ही स्पीड में चला जाता है भाई, सही में यार। इसका जो पेन टैब है तो मजा नहीं आता कभी कभी, पर मजा आता है कुछ भी को चलाने में से। कभी कभी बस परेशान कर देता तो मजा नहीं आता। अब नए प्रकार की पब्लिकेशन भी निकल रहे थे, जरूरी नहीं कि भैया नॉवल वो मतलब न्यूज़पेपर पे ही चल रहे थे। तो नॉवेल्स बन रही थी, लिटरेरी फॉर्म्स बन रहे थे जो कि डेवलप हुए यूरोप में। और हम लोग बात करें इसमें इंडियन फॉर्म्स भी इंडियन स्टाइल में भी बनने लगे। दूसरे नए लिटरेचर थे जैसे कि लिरिक्स हुई गाने की, तो शॉर्ट स्टोरीज हुई, ऐसे हुए सोशल और पॉलिटिकल मैटर के ऊपर हम लोग बात करें कि जो दुनिया के लोग थे वो रीड करने लगे। जैसे कि हम लोग बात करें पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा, जो मेरा नाम पुराना था, उन्होंने विजुअल इमेजेस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। पहले के समय पर क्या होता था कि अगर आप लोग जानते हो तो राजा रवि वर्मा को, तो भैया बहुत फेमस आदमी है। तो भैया पहले के समय पर बुक्स वगैरह नहीं होती थी, भगवान की पेंटिंग वगैरह नहीं होती थी। जब से राजा रवि वर्मा ने पेंटिंग करना स्टार्ट किया तो तब से हम लोग बात करें जो जो हम लोग बात करें भगवान की इमेजेस आप लोग देखते हैं तो वो इन्हीं के समय पे प्रचलित होना शुरू हुई थी कि भैया धीमे धीमे फैलने लगी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वुमेन और प्रिंट का क्या संबंध है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो लिबरल हस्बैंड थे यानी कि जो समझदार हस्बैंड थे, तो उन्होंने अपनी जो अपनी औरतें थी, अपनी अपनी बीवियों को या फिर पत्नियों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया, ठीक है। धीमे धीमे जो कंजर्वेटिव थे, यानी कि कंजर्वेटिव मतलब जो अपनी सोच को बहुत पकड़ के रखते हैं, कट्टरपंथी तरीके से, एक तरीके से हिंदू थे, तो भैया वो बिलीव करते थे कि जो लिटरेट गर्ल है वो विधवा हो जाएंगी, यानी कि जो अगर अब महिलाएं पढ़ लिख लेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। मुस्लिम डरते थे कि जो अगर वुमेन एजुकेटेड हो जाएंगी तो वो करप्टेड हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग फेथ लोगों के बीच में अंधविश्वास भरा पड़ा था, ठीक है। जैसे कि अभी आजकल चल रहा है कि एआई जॉब खा जाएगा सबकी, तो ऐसे मन में सबकी चलता रहता है। तो कोई नई चीज नहीं है, तो कोई नई चीज आती है मार्केट के अंदर तो ऐसे ही लोगों के अंदर भय बढ़ जाता है, ठीक है। कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं तो बातें मारेंगे लंबी लंबी, तो करता है उंगली करते रहेंगे उसे, ठीक है। तो उसमें उससे डरने की बात नहीं है आप लोग, ठीक है। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अरे यार बार बार ऊपर नीचे जा रही है तो अब समझते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रिंट और पुअर पीपल के बारे में, क्या 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 इन्फ्लुएंस था प्रिंट का और गरीब लोगों का क्या क्या मेल मिलाप था उसके बारे में बात कर लेते हैं। 19th सेंचुरी में किताबें बहुत सस्ती और स्मॉल बुक्स आती थी, और जिससे कि मार्केट में कोई भी खरीद सकता था। और भाई अगर हम लोग बात करें लेट 19th सेंचुरी की, वहाँ पे हम लोग बात करें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में काफी ज्यादा इशूज की गई। उसके बारे में प्रिंटेड हमें बहुत सारे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, ऐसे लिखे गए अलग अलग लोगों के द्वारा कि जो भेदभाव है, जाति भेदभाव है, ये कितनी बुरी तरीके से लोगों को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब धीमे धीमे हम लोग बात करें सेंसरशिप कैसे लगी थी प्रिंटिंग कल्चर में। तो हम लोग बात करें सेंसरशिप क्या होता है, किसी चीज के ऊपर प्रतिबंध लगा देना यानी कि रोक देना। तो कैसे प्रिंट को रोका जा रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी देर हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं कब, 1798 से पहले जो कॉलोनियल स्टेट था, तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इन्हें किसी इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम थी सेंसरशिप से। तो 1820 आते आते हम लोग बात करें जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने लॉ पास किया, कुछ रेगुलेशन पास की कि भैया जो कंट्रोल है, जो फ्रीडम प्रेस फ्रीडम है, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ रेगुलेशन बनाए कि आपको कितनी छूट है कितनी छूट नहीं है। कब 1820 में। और हम लोग बात करें 1857 के बाद, तो भैया चीजें इतनी भयंकर बिगड़ी कि भैया जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी तो भैया वो चेंज ही हुई हमेशा के लिए।
और 1778 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसमें हम लोग बात करें कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एग्जिस्टिंग राइट्स थे जो कि सेंसर थे तो वो लगा दिए एडिटर्स के ऊपर, ठीक है। कि अगर उन्हें लगता था कि भैया कि हमारे खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है, हमारे विरुद्ध यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है, तो भैया वो छोड़ेंगे नहीं, इनको हटा देंगे, बंद करवा देंगे, ठीक है। और धीमे धीमे पर इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो इतने सारे दबाने की कोशिश की गई, फिर भी जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे धीमे धीमे ग्रो करने लगे और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में धीमे धीमे स्प्रेड हुए। और ऐसे करके हम लोग बात करें कि जो हमारी आज़ादी थी उसमें एक काफ़ी बड़ा योगदान है किस चीज़ों का, हम लोग बात करें जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका हमें बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है, किसका, प्रिंटिंग कल्चर का। क्योंकि अगर प्रिंट्स नहीं होते तो लोगों को जागरूक कैसे किया जाता, लोगों को पता कैसे चलता कि भारत माता होती है। क्योंकि अगर हम लोग नेशनलिज्म में बात कर ही रहे थे तो पेंटिंग, गानों से तो हम लोग भैया अपने देश के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगाते हैं। तो अगर ये चीजें नहीं होती तो हम लोग बात करके देखते हैं कि ये सारी चीजें डेवलप नहीं होती, तो जो प्रिंटिंग कल्चर है वो कैसे डेवलप होता। तो आप लोग खुद सोच के देखिए, तो प्रिंट कितनी इम्पोर्टेंट, जरूरी है हमारे कल्चर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए। तो आप लोग खुद समझ रहे हैं कि तो बहुत से लोग क्या करते हैं, किताबों को फेंक देते हैं। तो प्लीज ऐसा मत किया करिए आप लोग। किताब, बहुत से लोग किताबें बेच भी देते हैं, तो मैं बहुत बार देखता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि भाई यार किताबें मत बेचा करो, कुछ भी बेचा करो, अपनी विद्या को मत बेचा करो, क्योंकि उसने तुम्हें ज्ञान दिया है, उसने तुम्हें बुद्धि दी है, तो उसे बेचा मत करो, ठीक है। तो इसी थॉट के साथ मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।